हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको कर लिया तो 2 नंबर तो एकदम बिल्कुल मानो फिक्स है। तो कहने का मतलब है बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो ऐसे 2-2 नंबर का जुगाड़ करते रहेंगे तो अंत में 70 में 70 भी ईजिली आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है राउल्ट का नियम, जो कि आपके विलियन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, और अब तक अगर आपको राउल्ट नियम में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, नई चीज़ें समझ में आ रही थी और भी चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी, तो आज बिल्कुल इजी तरीके से और एकदम एग्जाम में डिक्टो कैसे लिखना है उस तरीके से बताया जाएगा, परिभाषा नोट्स के साथ में। नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाएगा और उस पर आप मैसेज करके अपना नोट्स वगैरह ले सकते हैं इस टॉपिक की। बाकी जो भी पीपीटी वगैरह होगी आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो एकदम जैसे जो परिभाषाएं लिखी गई हैं, जो फार्मूले लिखे गए हैं, जैसे डिराइव किए गए हैं, बिल्कुल डिक्टो एग्जाम में छाप के आइए। वो 2 नंबर की गारंटी हम ले रहे हैं कि पूरे के पूरे मिलेंगे, कहीं भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं राउल्ट नियम की परिभाषा। यहाँ पूरी परिभाषा लिख दी गई है, देखिए परिभाषा क्या है। परिभाषा: इस नियमानुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या नोट करनी है अपने को, यहाँ पे हम जो मिला रहे हैं विलायक में, वो कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य मिला रहे हैं, जिसको घोलने के बाद क्या हो जा रहा है, विलयन का जो वाष्प दाब है, अपना विलयन का वाष्प दाब है, वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। यानी कि कोई सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम कोई एक अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य मिला रहे हैं, उसको मिलाने के बाद क्या हो जा रहा है, अपना जो विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल हो जा रहा है। यही अपना राउल्ट का नियम है। बस इतनी सी परिभाषा आपको लिखनी है, आगे अभी सूत्र वगैरह अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। तो यानी कि राउल्ट के नियम की जब परिभाषा की बात की जाएगी तो एकदम सबसे सिंपल और सबसे आसान परिभाषा निकल कर आएगी। वो ये है जो आपके सामने लिखी गई है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कि इस नियमानुसार एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता है। ना तो समानुपातिक बात हो रही है, ना व्युत्क्रमानुपातिक बात हो रही है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे निकल कर आता है कि इक्वेशन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपके विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल हो जाता है। आइए आगे देखते हैं अपने फार्मूला। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे पूरे फार्मूले आपके लिखे हुए हैं। तो मेजरली बच्चों को दिक्कत यहीं पे आती है कि इस फार्मूले में पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार डिटेल में यहाँ पे लिख दी गई है और एक बार एक्सप्लेन करने हैं, और एक बार में ही देखिएगा सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आखिरी तक बने रहिए और एकदम शांति के साथ समझते रहिए। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन था वो विलेय के मूल प्रभाज के इक्वल हो जा रहा था। वो भी कब, जब कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य हम मिला रहे थे। तो ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन एन प्लस एन, यानी कि एक फार्मूला निकल कर आया। तो आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब होता है कि जब शुद्ध विलायक के जो विलायक का दाब होता है, इसके जब सापेक्ष कोई आप अवनमन कराते हैं या कोई दाब निकालते हैं तो उसी को बोला जाता है आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पी नॉट की क्या वैल्यू है, पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। यानी कि ये तो हो गया अपना विलायक का यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये हो गया अपना विलयन का वाष्प दाब। अपन नीचे क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इससे हमने डिवाइड लगाया ताकि ये जो आपेक्षिक शब्द है, आपेक्षिक शब्द का मतलब ये होता है किसी चीज को निकालना लेकिन किसी के सापेक्ष निकालना। जैसे आपेक्षिक गति हो जाती है, तो कहने का मतलब कुछ भी चीजें जब आप किसी के सापेक्ष निकालते हो तो उसी को बोला जाता है आपेक्षिक। और यहाँ हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आपेक्षिक वर्ड यूज किया गया। अब विलेय का मूल प्रभाज निकालने के लिए, मूल प्रभाज का फॉर्मूला सबको पता है, उसकी वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी जानकारी हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो मूल प्रभाज क्या होता है, जिसके मूल चाहिए उसको ऊपर रखिए और नीचे टोटल रख दीजिए। तो ऊपर हमने मूल रखा और नीचे टोटल मूल रख दिए। तो ऊपर एन का मतलब विलेय के मूलों की संख्या और नीचे कितने हैं, एन विलायक के मूलों की संख्या।
तो जब यहाँ विलेय के मोलों की संख्या अपान इधर विलेय के मोलों की संख्या, इधर विलायक के मोलों की संख्या, जब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ा जाएगा तो यही तो होता है अपना विलयन के मोलों की संख्या, यानी विलेय प्लस विलायक क्या हो जाता है अपना विलयन। ऊपर हमने क्या रख दिया विलेय के और नीचे पूरा रख दिया विलयन का। अगर विलायक का चाहिए तो ऊपर विलायक रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे अगेन विलयन रख देंगे। ऊपर जिसका चाहिए होता है उसको रखा जाता है और नीचे उसको रखा जाता है जिसका मतलब जो टोटल होता है। ऊपर जिसका निकालना है उसको और नीचे टोटल, यानी कि अगर विलेय का निकालना होगा तो ऊपर विलेय नीचे विलयन, विलायक का निकालना होगा तो ऊपर विलायक नीचे विलयन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस फार्मूले में ये डाटा था। अगर इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इधर तो का टर्म तो आपको सेम दिख रहा है कि पी नॉट वाई भी है शुद्ध विलायक का वसुधा, पी एस भी सेम है, पी नॉट भी सेम है, लेकिन यहाँ इस फार्मूले में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। इस फार्मूले में इसलिए चेंजेस आ गए हैं कि आपने पढ़ा होगा मूल बराबर एक फार्मूला, मूल बराबर आपने पढ़ा होगा भार बटे अणु भार। क्या पढ़ा है आपने? भार बटे अणु भार। तो इसी मूल को n से दिखाया जाता है और भार को किससे दिखाया जाता है w को, और अणु भार को दिखा दिया गया है m से। तो ये जो w यहाँ दिख रहा है और इधर m दिख रहा है, इधर कैपिटल W दिख रहा है और इधर स्मॉल m दिख रहा है, स्मॉल w दिख रहा है। तो दोनों में दिक्कतें क्या है, क्या चेंजेस हैं उसको समझिएगा। ये जो स्मॉल w है वो विलेय का भार है, किसका है? विलेय का भार। और कैपिटल जो स्मॉल m है वो विलेय का अणु भार है। अपन में फिर W क्या है? विलायक का भार है और m का है विलायक का अणु भार है। तो भार बटे अणु भार जब इनको अपन में करेंगे तो जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे की उल्टी हो जाती हैं। जैसे ऐसे देखिए, ऊपर अपने को कितना रखना था विलेय के लिए ना, तो हमने लिख दिया W/m। अपन में नीचे अगर विलायक के लिए रखना था तो हमने इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ऊपर स्मॉल w अपॉन m, नीचे कैपिटल W अपॉन m। तो ये चीज़ जैसे ही ऊपर की साइड जाएगी ये टर्न हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको ऐसे मिलेगी W/m इंटू आपको क्या मिलेगा, कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो ये फार्मूला यहाँ से आया था, बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने यहाँ लिख दिया। बाकी आगे का जो अपेक्षिक अवनमन है वो टर्म आपका सेम रहा। यही राउल्ट के नियम की इतनी परिभाषाएं आपकी होती हैं। अब राउल्ट के नियम में एक इंपॉर्टेंट बात बचती है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिख देने के बाद आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बस इतना समझिए कि जो इसमें वर्डिंग है वो यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, पहले फार्मूला लिखेंगे इसको, फिर इनकी वर्डिंग करेंगे, फिर अगेन ये वाला फार्मूला, फिर इसकी वर्डिंग, और नीचे लास्ट हेडिंग आपको लगानी होगी राउल्ट नियम की सीमाएं। चलिए अब देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। सीमाएं क्या है, आपको 5 पॉइंट लिख दिए गए हैं सीमाएं में, इतना सफिशिएंट एग्जाम में लिखेंगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है कि यह तनु विलयन पर सफल होता है, यानी कि तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं। यानी कि केवल तनु विलयनों पर लागू होगा राउल्ट का नियम, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। ये इसकी पहली सीमा है। सीमा मतलब होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लिया जाए कि लिमिटेशन, यानी कि कितनी लिमिट है, यह नियम कहाँ से कहाँ तक सफल रहेगा, कहाँ से कहाँ तक लागू होगा, किस पर लागू होगा, इसी को कहते हैं सीमा। जैसे कहा जाता है ना कि लिमिट में रहिए, तो लिमिट में रहने का क्या मतलब है कि उस आदमी को उसकी बाउंडेशन बताई जा रही है कि उसको कहाँ तक बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ तक रहना है, कैसे पहनना है, वो सारी चीज़ें। तो किसी चीज़ की आप पर्टिकुलर एक लिमिट सेट कर रहे हैं, तो इस राउल्ट नियम के लिए क्या क्या लिमिट सेट की गई है या क्या क्या सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उसको हम 5 पॉइंट में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिएगा दूसरा क्या है, यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थों पर लागू होता है। ये केवल किस पे लागू होता है, वैद्युत अनवघट्य पदार्थों पर, जैसा कि आपने अभी डिफिनेशन में देखा है। यह अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, यानी ऐसे पदार्थों पर लागू होगा जो कैसे हो, अवाष्पशील हो। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें आपका ताप स्थिर होना चाहिए। अगर ताप स्थिर नहीं है, अगर ताप वगैरह अगर चेंज करते रहेंगे तो और चीज़ों को घोला जा सकता है, तो इससे क्या होगा, फिर राउल्ट नियम में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। विलेय के कण संगुणित नहीं होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि जो विलेय के कण हैं वो आपके संगुणित नहीं होने चाहिए। अगर विलेय के कण आपके संगुणित हो रहे हैं, संगुणित होने का मतलब कि जिस काम के लिए आपने उसमें मिलाया था वो ना हो कि वो कण खुद आपस में क्या करे, रिएक्शन करके कुछ और बना लेंगे नया उत्पाद, तो फिर पूरा रिएक्शन आपका फेल कर जाएगा। इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि विलेय के कण संगुणित आपके नहीं होने चाहिए। तो ये मेजर 5 पॉइंटें हैं आपके राउल्ट नियम से रिलेटेड। अब ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आपको वीडियो कट कट करके इसलिए बताई जा रही है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज दिया सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
बाकी अगर ये जो जितनी भी पीपीटी वगैरह यानी कि इसमें जितने भी स्लाइडें आपकी चली हैं, उनको हम क्या करेंगे कि नोट्स के फॉर्मेट में खुद हैंड रिटेन खुद से लिख के आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, और जिसको चाहिए तो वो चाहे तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके भी वो नोट्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरी है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, किसी और चीज़ों में डाउट आ रहा है, तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट ओपन आप कमेंट करिए, उस पर ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।